Welcome to Pharmaiz. Here I post videos on pharmacy related subjects and explain both in English and Hindi in a very simple and easy way. If you all find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So let's begin today's topic, that is drug stability part 5. Other parts of drug stability आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज यू कैन प्रेस द आई बटन, वहाँ से भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे. सो हम बात करेंगे 3 टॉपिक पर, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर, देन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेकंड ऑर्डर एंड देन डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन ऑर्डर. और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने पार्ट 2 देखा होगा जहाँ पे मैंने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर को एक्सप्लेन किया है थियोरेटिकली, वहाँ पे मैंने बताया है, आप लोगों को कमेंट पिन किया है, आप लोग जाकर कमेंट सेक्शन में देख सकते हो कि वहाँ पर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स से रिलेटेड जो इक्वेशन है उसमें कुछ प्रिंट मिस्टेक हुए थे. तो मैंने बताया था कि पार्ट 5 में मैं उसको करेक्ट करते हुए और अच्छे तरह से मैं एक्सप्लेन कर दूंगी. तो आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी, वीडियो के साथ बने रहें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल विथ समरी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का पहले इक्वेशंस को देख लेते हैं. एज यू ऑल नो, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन आपका है माइनस डी सी बाई डी टी इक्वल्स टू के वन बाई सी. डी सी डी टी आपका रेट ऑफ द रिएक्शन है, दैट इज कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम. के वन आपका फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट एंड सी इज द कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी. पर्टिकुलर रिएक्शन जब तक चलता है तो उस टाइम पीरियड के बाद जो कंसंट्रेशन बचता है, रिएक्शन होने के बाद जो कंसंट्रेशन बचता है, दैट इज सी. रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, जहाँ पे कंसंट्रेशन को लेफ्ट हैंड साइड और डी टी को आप राइट हैंड साइड में लेके जाओगे. इंटीग्रेशन करने में कंसंट्रेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे विथ सी नॉट एंड सी. सी नॉट आपका इनिशियल कंसंट्रेशन एंड सी मैंने बताया कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी. देन आपका डी टी को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम जीरो टू टी. जीरो आपका स्टार्टिंग टाइम है और टी आपका हो गया रिएक्शन जब तक हो रहा है उसके बाद का जो टाइम है, वो जो टाइम है दैट इज टी. देन इंटीग्रेशन सी बाई सी नॉट इक्वल्स टू माइनस के वन टी. इसको आप लॉग के टर्म में कन्वर्ट करोगे. लॉग के टर्म में इसलिए कन्वर्ट करना होता है ताकि आप इजीली लॉग वैल्यूज़ को टेबल से देख सकते हो, लॉग टेबल से और पुट करोगे और आपको इजीली आंसर मिल जाएगा. इंटीग्रेशन करने में ज़्यादा वक्त लगता है. सो कन्वर्ट करने के बाद आपका होता है 0.303 लॉग अंडर ब्रैकेट सी बाई सी नॉट इक्वल्स टू माइनस के वन टी. अब यहाँ से माइनस साइन को हम हटाने के लिए क्या करेंगे, आपका हो जाएगा के वन टी इक्वल्स टू 2.303 लॉग सी नॉट बाई सी, यानी कि आपका जो सी बाई सी नॉट है वो रिवर्स हो जाएगा, सी नॉट ऊपर की तरफ चला जाएगा, सी नॉट बाई सी हो जाएगा, तो आपका माइनस साइन रिमूव हो जाएगा. देन के वन इक्वल्स टू 2.303 और टी को हम इस साइड लेकर आ गए तो डिवाइड बाई टी, देन इंटू लॉग अंडर ब्रैकेट सी नॉट बाई सी. हाफ लाइफ आपका होता है 0.693 बाई के वन और सेल्फ लाइफ होता है 0.105 डिवाइड बाई के वन. तो चलिए अब चलते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. So the first question is, a solution of a drug containing 1 lakh unit per ml when prepared after 60 days it remained 10,500 units per ml. Calculate the half life and the shelf life assuming that the decomposition in first order. तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है साफ साफ कि ये फर्स्ट ऑर्डर होने वाला है. और मैंने जो पार्ट 4 में जीरो ऑर्डर और स्यूडो जीरो ऑर्डर के बारे में आपको बहुत प्रॉब्लम्स बताया, वहाँ मैंने बताया है कि क्वेश्चन में जहाँ जीरो ऑर्डर भी हो और फर्स्ट ऑर्डर भी हो, दोनों अगर दिखे तो आपको समझ जाना कि स्यूडो जीरो ऑर्डर है. अगर सिंपली जीरो ऑर्डर लिखा है मतलब वो सिंपल जीरो ऑर्डर है. यहाँ पे सिंपल फर्स्ट ऑर्डर लिखा है मतलब फर्स्ट ऑर्डर. तो आपको पहचानने में कहीं मिस्टेक नहीं होगा जब आपको क्वेश्चंस दिया जाए सॉल्व करने के लिए. एनीवेज आपको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या क्या वैल्यूज गिवन है वो पहले देखेंगे. तो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन इज 1 लाख, टाइम गिवन है 60 डेज एंड द सी कंसंट्रेशन सी आफ्टर टाइम टी आपका गिवन है 10,500. आपको सॉल्व करना है हाफ लाइफ. तो हाफ लाइफ होता है 0.693 डिवाइड बाई के वन. तो के वन का आपका इक्वेशन अभी आपने देखा 2.303 इंटू लॉग अंडर ब्रैकेट सी नॉट बाई सी ब्रैकेट क्लोज कंप्लीटली डिवाइडेड बाई टी. अब आप टी को 2.303 डिवाइड बाई टी, वहाँ पर भी आप टी को सिंपली डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप सिंपल और इजी वे, परफेक्ट वे ये होता है कि आप सारा का सारा पहले मल्टीप्लिकेशन कर लो, कंप्लीट हो जाए ऊपर का आपका, देन आप उसको डिवाइड कर दो टी से. तो आप वैल्यूज़ को पुट करो 2.303 इंटू आपका सी नॉट डिवाइड बाई सी, मतलब आपका 1 लाख डिवाइड बाई 10,500 करोगे और उसका लॉग वैल्यू आपको आएगा 0.9788. तो इसको मल्टीप्लाई कर देने के बाद आप डिवाइड कर दो 60 टाइम्स 60 से. ओके, देन आपका K1 आपको मिल जाएगा. तो K1 का वैल्यू जब मिल जाएगा आप खुद इसको फाइंड आउट करो, मुझे कमेंट में आंसर बताओ. देन
आपका हाफ लाइफ इजीली निकल जाएगा। आपका हाफ लाइफ है 0.693 डिवाइड बाई K1, तो आप 0.693 और K1 का जो वैल्यू अभी निकलेगा उसको आप पुट कर दो, कितना डेज है हाफ लाइफ वो निकल जाएगा। नाउ सेल्फ लाइफ आपका होता है 0.105 बाई K1, वहाँ पे 0.105 होगा ना कि 105। तो आप ध्यान से सुने, 0.105 डिवाइड बाई K1 करो, K1 का वैल्यू पुट करो वहाँ पर और आपको कितना डेज सेल्फ लाइफ है वो निकल जाएगा। ठीक है, सेल्फ लाइफ क्या होता है ये सारे चीज़ मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 ये सब इसलिए प्रीवियस पार्ट्स को आप देखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2 है द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग विच डिकम्पोज विथ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इज 94 यूनिट पर ml। द डिकम्पोजिशन रेट कांस्टेंट K is found to be 2.09 into 10 to the power minus 5 per hour at room temperature. Previous study have shown that after 45 unit per ml drug is not fit for use. So what can be the expiry date of the drug? तो आपको यहाँ पे क्या क्या गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। इनिशियल कंसंट्रेशन है 94, देन आपका डिकम्पोजिशन रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट K1 आपको गिवन है 2.09 इंटू 10 टू द पावर -5 पर आर। आपको रूम टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है तो टेम्परेचर को अवॉइड करें, आपको जो चाहिए इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बस उसको देखना है। आपका रिएक्शन होने के बाद का जो कंसंट्रेशन है दैट इज कंसंट्रेशन एट टाइम t, वो भी दिया हुआ है, C इज 45। ओके, देन आपको बताया गया है कि 45 कंसंट्रेशन में पहुंचने के बाद आपका वो ड्रग नॉट फिट फॉर यूज है, तो आपको एक्सपायरी डेट फाइंड करना है यानी कि टाइम फाइंड करना है t। सो आपका अब हम सॉल्व करेंगे, सारा जो गिवन है उसको पहले हम लिख लेते हैं, C0 C एंड K1। देन आपका जो इक्वेशन है वो आपको गिवन है K1 इक्वल्स टू 2.303 इंटू लॉग C0 डिवाइड बाई C कंप्लीटली डिवाइड बाई T। ओके, तो आपका 2.303, यहाँ पे आपका जो T है T को आप लेफ्ट साइड में लेकर आओ और जो K1 है उसको राइट साइड में T के जगह लगा दो। तो आपका पुट करो सारा चीज़, 2.303 इंटू लॉग C0 का वैल्यू जो है उसको आप पुट करो और C का वैल्यू को पुट करो और लॉग का वैल्यू आपका निकल कर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2.303 इंटू 0.3199। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड कर दोगे K1 से, तो K1 आपका गिवन है 2.09 इंटू 10 टू पावर -5। तो आपका टाइम पीरियड निकल जाएगा। जो टाइम पीरियड निकलेगा उसको आप डेज सेकेंड्स वगैरह से कन्वर्ट करते हुए जो आवर्स में निकलेगा, ठीक है, आपका यहाँ पे आवर है ना, तो आवर्स में निकलेगा, उस आवर्स को आप कन्वर्ट करोगे तो आपका कितना ईयर्स ऑफ एक्सपायरी डेट है वो निकल कर आ जाएगा। तो आप उसको आवर से ईयर में कन्वर्ट करके आप कंप्लीटली आंसर मुझे कमेंट डाउन करना। देन चलते हैं समरी ऑफ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा बिकॉज मैंने बताया है कि पार्ट 2 में थोड़ा मिस्टेक्स हुआ था। तो आपका सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन जो होता है, मैंने बताया है थियोरेटिकली कि वहाँ पे दो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी। ठीक है, तो आपके जो दो रिएक्टेंट्स होते हैं उनका इक्वेशन कैसा हो सकता है, -dA/dt इक्वल्स टू -dB/dt इक्वल्स टू, तो आपका ये दोनों के लिए, ए के लिए लो चाहे बी के लिए लो, आपका जो इक्वेशन होगा वो होगा K2 कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, अब आप कंसिडर करिए कि A मॉलिक्यूल का इनिशियल कंसंट्रेशन है Ca एंड Cb इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B, मतलब स्टार्टिंग का कंसंट्रेशन, और C दोनों का कॉमन कंसंट्रेशन। यहाँ पे आपका दोनों का अलग अलग से इनिशियल कंसंट्रेशन तो लेना ही और साथ में दोनों का कॉमन कंसंट्रेशन, क्योंकि जब रिएक्ट होता है दोनों मॉलिक्यूल तो एक साथ रिएक्ट होता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर टाइम के बाद दोनों का कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द स्पेसिस रिएक्टिंग आफ्टर टाइम t आपका हो जाता है dC/dt -dC/dt इक्वल्स टू K2 अंडर ब्रैकेट C माइनस Ca ब्रैकेट क्लोज इंटू अंडर ब्रैकेट C माइनस Cb ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे dC/dt में ही हम टर्म को बात करेंगे क्योंकि मैंने आपको सारे क्वेश्चंस dC/dt dx/dt नहीं लिया। जहाँ पे dx/dt है वहाँ पे C के जगह x लिखा जाता है, पर मैंने यहाँ पे C टर्म को लेकर आपको इक्वेशन सॉल्व कराया, दैट इज़ वाई माई रेट ऑफ रिएक्शन इज dC/dt। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम माइनस साइन को पहले ही रिमूव कर लेंगे। माइनस साइन को रिमूव करने के लिए सिंपली माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने से जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाता है, एंड आपको पता है जो प्लस है वो माइनस में बदल जाता है। इस वजह से आपका हो जाएगा dC/dt इक्वल्स टू K2 अंडर ब्रैकेट Ca माइनस C इंटू अंडर ब्रैकेट Cb माइनस C। ठीक है, आपका यहाँ पे रिवर्स हो गया इक्वेशन माइनस साइन की वजह से। देन आपका क्या होता है,
अब यहाँ पे दो केसेस होते हैं। केस 1 जहाँ पे आपका ए और बी जो है उसका वैल्यू सेम है। अगर आपका ए एंड बी दोनों सेम होता है, दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सी ए इक्वल्स टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सी बी, तो आपका क्या होगा, ठीक है, जहाँ पे दोनों का मतलब ए एंड बी दोनों रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वैल्यू सेम ही है, तो आपका क्या होगा, डी सी बाई डी टी इक्वल्स टू के टू सी ए माइनस सी होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपने अभी जो इससे पहले वाले पेज में देखा, सी ए माइनस सी अंडर ब्रैकेट उसको इंटू करते हैं सी बी माइनस सी के साथ, ठीक है। तो वहाँ पे अगर सी बी की जगह सी ए पुट कर देंगे तो क्या होगा, सी ए माइनस सी इंटू सी ए माइनस सी, तो आपका सी ए माइनस सी 2 होने से स्क्वायर हो गया। रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, जहाँ पे हम कंसंट्रेशन को एक साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा डी सी बाई सी ए माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू के टू डी टी, ठीक है। तो आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करते समय ये कंसिडर कर लो कि टाइम जब जीरो है तब आपका जो कॉमन कंसंट्रेशन सी है वो जीरो। क्यों? क्योंकि कॉमन कंसंट्रेशन कब बनेगा, जब वो स्टार्ट होगा। रिएक्शन जब स्टार्ट ही नहीं हुआ तो इनिशियली दोनों का जो कॉमन कंसंट्रेशन होगा वो जीरो होगा, ठीक है। ए का और बी का दोनों का कॉमन कंसंट्रेशन जीरो होगा टाइम जीरो में, मतलब स्टार्टिंग में, और टाइम टी में मतलब आफ्टर रिएक्शन टाइम टी तक होता है तब आपका कंसंट्रेशन जो भी होगा दोनों का कॉमन कंसंट्रेशन वो सी होगा। इस वजह से अब रिएक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो आप कंसंट्रेशन को ये करोगे, इंटीग्रेट करोगे विथ सी नॉट एंड सी, और टी को आप इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम ज़ीरो टू टी। तो आपका इंटीग्रेशन करने के बाद आता है 1 डिवाइडेड बाई अंडर ब्रैकेट सी ए माइनस सी, इसको माइनस करते हैं फ्रॉम 1 डिवाइडेड बाई सी ए माइनस ज़ीरो। सी आपका हो गया, मैंने बताया, आफ्टर कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी कंसंट्रेशन इज सी, एंड यहाँ पे आपका जो नीचे ज़ीरो लिखा है सी ए माइनस ज़ीरो, ज़ीरो क्यों? क्योंकि टाइम ज़ीरो में आपका दोनों का कॉमन कंसंट्रेशन है ज़ीरो, दैट इज़ वाई ज़ीरो लिखा है, इक्वल्स टू के टू अंडर ब्रैकेट टी माइनस ज़ीरो। तो आपका सॉल्व करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे जो अबव इक्वेशन है, तो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जब लेफ्ट साइड को तो आपका हो जाएगा, ऊपर में जाएगा आपका दोनों चीज़, तो हो जाएगा सी ए माइनस सी ए प्लस सी डिवाइडेड बाई सी ए अंडर ब्रैकेट सी ए माइनस सी इक्वल्स टू आपका इधर हो जाएगा के टू टी। टी माइनस ज़ीरो था तो ज़ीरो का कोई वैल्यू नहीं है, इसी तरह लेफ्ट साइड में जो आपका सी ए माइनस ज़ीरो है तो ज़ीरो का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए वो सी ए है, ठीक है। तो आपका अब यहाँ से सिर्फ के टू का अगर वैल्यू हम पॉइंट आउट करेंगे तो हो जाएगा के टू इक्वल्स टू सी डिवाइड बाई सी ए इंटू टी अंडर ब्रैकेट सी ए माइनस सी। अब यहाँ पे टी जो है वो नीचे आ गया और ऊपर में सी क्यों बचा, क्योंकि आप देख सकते हो सेकेंड लाइन ऑफ इक्वेशन में कि सी ए माइनस सी ए है, तो सी ए माइनस सी ए दोनों कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ सी। अब केस 2 लेते हैं, दूसरा केस जहाँ पे ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन जो दोनों रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो सेम नहीं है, अलग अलग है। तब आपका क्या हो जाएगा, सिंपली डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन फॉर्म में इसको लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन इसका फॉर्म जो आएगा इंटीग्रेट करने के बाद वो आएगा के टू टी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई सी ए माइनस सी इंटू इंटीग्रेशन सी बी अंडर ब्रैकेट सी ए माइनस सी डिवाइडेड बाई सी ए अंडर ब्रैकेट सी बी माइनस सी। ओके, ये आपका इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा। अब इसको लॉग के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। केस 1 में आपको लॉग टर्म कन्वर्ट ही नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे केस 1 में आप देख सकते हो कि वहाँ पे K2 का जो वैल्यू आया था वहाँ पे कहीं इंटीग्रेशन का टर्म नहीं था, पर यहाँ पे K2 का जो वैल्यू है वहाँ पे इंटीग्रेशन भी है केस 2 में, इस वजह से इसको लॉग के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा K2 इंटू टी इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई सी ए माइनस सी बी इंटू लॉग सी बी अंडर ब्रैकेट सी ए माइनस सी डिवाइडेड बाई सी ए अंडर ब्रैकेट सी बी माइनस सी। सो इसमें अब सिंपली आपको K2 का अगर वैल्यू लगाना है तो K2 को वैल्यू को इधर रखकर और T को आप इधर लेकर आ जाओ राइट साइड में, K2 को सिर्फ लेफ्ट साइड में रखो और राइट साइड में आप T को लेकर आ जाओ, सेम आपका इक्वेशन हो जाएगा। इस पर ज़्यादा वक्त अब नहीं करेंगे, आप तो देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, और एक बार कॉपी में भी रीराइट करो तो आप लोगों को सारा चीज़ क्लियर आउट हो जाएगा। आप कॉपी में लिखो और स्क्रीन के साथ मैच करो। देन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स पर चलते हैं। सो द इक्वेशंस क्वेश्चन इज, इन द saponification of methyl acetate at 25 degrees Celsius, the concentration of NaOH remaining after 75 minutes was 0.00552 m. The initial concentration of ester and the base was 0.01 m. So calculate the second order constant and half life of the reaction. तो आप पहले देख लो कि क्या क्या आपके पास है। तो इस इक्वेशन में इस क्वेश्चन में आपके पास जो दो रिएक्टेंट है ए एंड बी, ए है आपका NaOH
सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, एंड बी है आपका मिथाइल एसीटेट जो कि ईस्टर है। और आपके पास क्या गिवन है, दोनों का इनिशियल कंसंट्रेशन सेम है ईस्टर एंड बेस का, दैट इज 0.01 मोल। और आपका कंसंट्रेशन ऑफ ए दिया हुआ है, सिर्फ अकेला NaOH का आपका कंसंट्रेशन दिया हुआ है आफ्टर टाइम टी। तो आपका इस वजह से, क्योंकि आप लोगों को मैंने इक्वेशन जो बताया वहाँ पे आपका दोनों का कॉमन कंसंट्रेशन को लेकर चलते, सी को लेते, पर यहाँ पे सिर्फ Ca का बता दिया है कि Ca आपका टाइम टी के बाद है 0.00552 मोल। इस वजह से इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी होता है Ca माइनस सी इक्वल्स टू 0.00552। मतलब यहाँ पे दोनों का कॉमन कंसंट्रेशन को माइनस कर देंगे Ca से, तो आपका वैल्यू आता है 0.00552 m। यहाँ पे टाइम आपको गिवन है 75 मिनट्स। तो आपको सबसे पहले फाइंड करना होगा दोनों का कॉमन कंसंट्रेशन को, C को। तो C को कैसे फाइंड करते हैं, C इक्वल्स टू Ca माइनस अंडर ब्रैकेट Ca माइनस C। तो आपका जो Ca था, इनिशियल कंसंट्रेशन था, वो था 0.01, माइनस कर देंगे आपका जो पर्टिकुलर सिर्फ Ca का है, वो Ca माइनस C का वैल्यू आपको अभी आपने देखा 0.00552 जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो इससे आपको जो दोनों का कॉमन कंसंट्रेशन है C वो आपको मिल जाएगा। एनीवेज, अब आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है वो है सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट K2 को फाइंड करने के लिए। तो K2 का आपका इक्वेशन मैंने अभी बताया, K2 केस 1, यहाँ पे केस 1 है जहाँ A एंड B का कंसंट्रेशन सेम है। तो आपका K2 का इक्वेशन होगा 1 डिवाइड बाई Ca T ब्रैकेट क्लोज इनटू अंडर ब्रैकेट C डिवाइडेड बाई इनसाइड ब्रैकेट Ca माइनस C ब्रैकेट क्लोज। तो आपका 1, यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करोगे, 1 डिवाइड बाई इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ Ca इज 0.01 इनटू आपका टाइम है 75, इस पूरे को ब्रैकेट में रखकर इनटू करेंगे विथ C। आपका C का वैल्यू है, अभी आप निकालोगे जब माइनस करके तो आएगा 0.0048, ठीक है, वो आ जाएगा। उसको हम डिवाइड करेंगे Ca माइनस C, Ca माइनस C का भी हमको वैल्यू गिवन है, दैट इज 0.00552। तो सिंपली आप इसको यहाँ पर माइनस, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई जो है ये सारा चीज़ आप करो, आपको K2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो जब आपको K2 का वैल्यू मिल जाएगा तो आपका B जो है हाफ लाइफ फाइंड करना है सेकेंड ऑर्डर का। इट इज़, आपको इक्वेशन पता है, 1 डिवाइड बाई Ca इंटू K2, ठीक है, ये सब मैंने पार्ट 2 में बताया हुआ है। 1 डिवाइड बाई Ca इंटू K2 होता है। तो 1 डिवाइड बाई Ca आपका है 0.01, वो आप पुट कर देना, इनटू K2 का वैल्यू अभी जो आएगा उसको आप पुट कर दोगे और आपको हाफ लाइफ मिल जाएगा। तो आपका जनरली सेकेंड ऑर्डर से रिलेटेड केस 1 ही देते हैं, केस 2 बहुत रेयर ही दिया जाता है। तो अब आपका जो वीडियो में लास्ट टॉपिक होगा वो होगा डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो उससे पहले आज का IQ फैक्ट देखते हैं। तो टुडेज IQ फैक्ट इज सेल्स एंड कनाडा। डू यू नो, इफ यू काउंट टोटल सेल्स एंड टिश्यूज 25 मिलियंस ऑफ न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड एवरी सेकेंड विच इज अप्रॉक्स द पॉपुलेशन ऑफ कनाडा। जी हाँ, आपका अगर पूरा सेल एंड टिश्यूज का हम बात करें तो हर सेकेंड 25 मिलियंस नए सेल्स प्रोड्यूस होते रहते हैं, जो कि लगभग आपके कनाडा के पॉपुलेशन जितना है। इस वजह से सेल्स इज कनेक्टेड टू कनाडा। तो चलिए अब लास्ट टॉपिक पर देखते हैं, गौर करते हैं, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहले मैं बता दूं ये 3 मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज ग्राफिकल मेथड। इन दिस मेथड अ प्लॉट ऑफ ग्राफ इन फॉर्म ऑफ अ प्लॉट ऑफ डेटा इन फॉर्म ऑफ ग्राफ is used to determine the reaction order. So सबसे पहले हम कोई भी एक्सपेरिमेंट को करेंगे, किसी भी ड्रग को डिकम्पोज करके उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे और डेटा से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, जो डेटा कलेक्ट होगा, वैल्यूज़ कलेक्ट होगा, उससे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और ग्राफ से ही हम पता करते हैं बिकॉज इट इज़ ग्राफिकल मेथड। तो आपके 3 अलग अलग कंडीशंस दिए हुए जीरो के लिए, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर के लिए, उससे पता चल जाएगा जीरो है, फर्स्ट है, सेकेंड है, क्या है। So, a linear relation between concentration and time graph indicates zero order reaction. A linear relation between log concentration and time graph indicate first order reaction, whereas linear relation between 1 by concentration and time graph indicate second order reaction. तो होता क्या है, जब आपका लीनियर रिलेशन कंसंट्रेशन और टाइम के साथ आप फाइंड करोगे, कंसंट्रेशन एंड टाइम के साथ आपको फाइंड करना होगा जीरो ऑर्डर है कि नहीं पता करने के लिए। लीनियर मिला तो जीरो ऑर्डर है, नहीं मिला मीन्स नहीं है। देन आपका लॉग कंसंट्रेशन या फिर इंटीग्रेशन कंसंट्रेशन,
एंड टाइम का ग्राफ हम लेंगे फर्स्ट ऑर्डर को पता करने के लिए। अगर आपको लीनियर रिलेशन वहाँ पे मिलता है ग्राफ में तो इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर, नहीं मिला मीन्स इट इज़ नॉट फर्स्ट ऑर्डर। देन आपका सेकेंड ऑर्डर पता करने के लिए 1 बाई कंसंट्रेशन, अदरवाइज कंसंट्रेशन टू द पावर -1, उसको विथ टाइम का ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। और अगर सेकेंड ऑर्डर में आपको लीनियर रिलेशन, लीनियर स्ट्रेट लाइन मिलता है, लीनियर लाइन, इट मीन्स वो है सेकेंड ऑर्डर, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे चलिए आप ग्राफ को भी देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा। आप फर्स्ट केस में देखो तो वहाँ पे कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ बना है, लीनियर आपको लाइन नहीं दिख रहा है, वो लाइन थोड़ा कर्व्ड हो गया है, सो नॉन लीनियर है, इट मीन्स वो जीरो ऑर्डर नहीं है। सेकंड केस हम देखते हैं, ग्राफ में आपको देखिए लीनियर लाइन मिल रहा है, इंटीग्रेशन कंसंट्रेशन के साथ टाइम का ग्राफ है, इट मीन्स इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर। थर्ड केस में आप देखो 1 बाई कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ बना है, तो ये जो आपका लाइन है वो थोड़ा सा कर्व्ड हो गया, नॉन लीनियर है, इट मीन्स वो सेकेंड ऑर्डर नहीं है। तो इस तरह से आपका पता चलता है। एनीवेज आपका अब चलते हैं सेकेंड मेथड, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, कंडक्ट अ काइनेटिक एक्सपेरिमेंट एंड कलेक्ट डेटा फ्रॉम टाइम वर्सेस concentration graph, substitute the data in the integral equation of zero फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड माना रिप्लेस करना, पुट करना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भी ग्राफ मेथड के साथ ही ये कंबाइन होकर एक्चुअली चलता है। सबसे पहले आपको वही करना है, काइनेटिक एक्सपेरिमेंट, मतलब आपको एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करना है, वैल्यूज़ निकालना है, ग्राफ बनाना है। अब यहाँ पे आपको ग्राफ किसका बनाना है, कंसंट्रेशन और टाइम, लॉग कंसंट्रेशन, इंटीग्रेशन कंसंट्रेशन वगैरह नहीं, कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ। मतलब हर टाइम में एक आप ड्रग को लो जिसका आपको पता करना है कौन सा ऑर्डर में है, उसको आप हर टाइम पीरियड के बाद उसका कंसंट्रेशन देखो, 1 घंटा के बाद कितना है, स्टार्टिंग में कितना है नोट कर लो, स्टार्टिंग का 0 टाइम कंसंट्रेशन कितना, 1 घंटा के बाद कंसंट्रेशन कितना, टाइम कितना, 2 घंटा के बाद आपका टाइम 2 घंटा, कंसंट्रेशन कितना, उसके बाद 3 घंटा के बाद कंसंट्रेशन कितना। इस तरह से आपका बढ़ेगा, कम से कम 3 से 4 रीडिंग हम लेंगे और उसको क्या करेंगे, फिर हम जीरो ऑर्डर इक्वेशन में पहले उसको पुट करेंगे, देन फर्स्ट ऑर्डर में, देन सेकेंड ऑर्डर में। जिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वेशन में हम देखेंगे के का वैल्यू, के या फिर K1 या फिर K2, जिस के का वैल्यू आपका कांस्टेंट आएगा हर टाइम में, ठीक है, द वैल्यू इज कांस्टेंट विद इन एक्सपेरिमेंटल एरर। एक्सपेरिमेंटल एरर मतलब ऐसा है कि आप जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो थोड़ा बहुत माइनर मिस्टेक्स तो हो ही जाता है, कांस्टेंट नहीं रहेगा, माइनर मिस्टेक्स होता है, तो वो माइनर मिस्टेक्स को हमें नहीं देखना है, ज़्यादा वैल्यू ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है ना। अगर कोई ड्रग आपका जीरो ऑर्डर को फॉलो करते हुए डिसइंटीग्रेट करता है या डिकम्पोज करता है, तो जीरो ऑर्डर का इक्वेशन जब आप पुट करोगे अलग अलग टाइम पे, अलग अलग कंसंट्रेशन पे, आप वैल्यूज़ को निकालोगे के का वैल्यू, तो आप देखोगे के का वैल्यू कांस्टेंट, लगभग सिमिलर आंसर्स आ रहा है, इट मीन्स वो क्या है, जीरो ऑर्डर है। वहाँ पे उसी वैल्यू को आप अगर फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर में पुट करोगे तो देखोगे फर्स्ट ऑर्डर में हर टाइम पीरियड के बाद अलग अलग कंसंट्रेशन आ रहा है, हर टाइम पीरियड के बाद अलग अलग वैल्यूज़ आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर में भी वही होगा, सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि वो जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। तो वहाँ पे के जो है कॉन्स्टेंट तभी रहेगा जब आप उसको जीरो ऑर्डर के साथ चलाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ को इक्वेशन, जो आपका इक्वेशन अभी गिवन है फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर का, इस सब में आप पुट करोगे और देखोगे जिसमें आपका गिवन है द रिएक्शन इज कंसिडर्ड टू बी ऑफ दैट ऑर्डर। जिस रिएक्शन के साथ, उसका इक्वेशन के साथ उसका के का वैल्यू कांस्टेंट आएगा, इट मीन्स वो उसी ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर या फिर सेकेंड ऑर्डर। एनीवेज जो थर्ड मेथड है वो है हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड में हम हाफ लाइफ को कंसिडर करते हैं। इसके लिए क्या क्या चाहिए, 2 चीज़ चाहिए। दिस इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ वेरियस वैल्यूज ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर ए रिएक्टेंट एंड देन डिटरमाइनिंग द टाइम टेकन टू रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू। यहाँ पे क्या करना है, जिस ड्रग का हमें पता करना है, इस मेथड में क्या है, जिस ड्रग का हमको पता करना है कि किस ऑर्डर को फॉलो करना है, सिंपली हम क्या करेंगे, उसका अलग अलग कंसंट्रेशन लेंगे। मान लीजिए एक ड्रग है, उसको हम पहले क्या करेंगे, 100 mg का लेंगे, 100 mg को 50 mg होने में कितना टाइम लग रहा है हम नोट डाउन करेंगे। फिर फिर उसी ड्रग का हम 200 mg लेंगे, 200 mg को 100 mg मतलब उसका आधा होने में कितना टाइम लगा, नोट डाउन करेंगे। फिर उसी ड्रग को हम 400 mg का लेंगे, फिर 400 mg से उसको 200 mg होने में कितना टाइम लग रहा है उसको भी नोट करेंगे। इस तरह से हम नोट डाउन करेंगे अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन और कितना टाइम लग रहा है उसको आधा होने में। तो आधा होने में जितना टाइम लग रहा है दैट इज इट्स हाफ लाइफ, तो हम हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन हम निकालेंगे। अब उसके बाद हम
देखेंगे 3 कंडीशंस को, उससे पता करेंगे। तो पहला कंडीशन जो है दैट इज हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। इक्वेशन आपके पास गिवन है दैट इज हाफ लाइफ इक्वल्स टू C0/2K। ठीक है, तो अगर आप देखोगे जीरो ऑर्डर में क्या होता है, जब आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो आपका जो हाफ लाइफ है वो भी बढ़ता है। मतलब आप देखोगे जैसे कि वो ड्रग था, जब आप 100 mg लिए थे तो वो 1 घंटा में आपका आधा ख़त्म हुआ। जब उसको आप 200 mg लिए तो आपका वो 2 घंटा में ख़त्म हुआ। जब 400 mg लिए तो वो आपका 4 घंटा में ख़त्म हुआ। इस तरह से हुआ, जितना आप लिए उस हिसाब से आपका बढ़ भी रहा था हाफ लाइफ। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये ज़ीरो ऑर्डर है, क्योंकि ये बढ़ रहा है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है वैसे वैसे इसका हाफ लाइफ भी बढ़ रहा है। सेकेंड केस जो आता है दैट इज हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब आपका इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता उसका हाफ लाइफ। सो यू कैन सी टी हाफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2/K, वहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन का कहीं नाम भी नहीं है। तो आप अगर देखोगे कि आपका जो हाफ लाइफ है उसका कंसंट्रेशन के साथ कोई रोल नहीं है। आप मान लो देखोगे कि जब 100 mg लिए तब भी 1 घंटा में वो आधा हो गया, जब आप 200 mg लिए तब भी वो 1 घंटा में आधा हो गया, जब आप 400 लिए तब भी वो 1 घंटा में आधा हो गया। इसका मतलब तो आपको साफ पता चल रहा है कि कोई इसके साथ कुछ चेंजेस हुआ ही नहीं हाफ लाइफ का। तो अगर चेंजेस नहीं हुआ इट मीन्स इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर। देन आपका सेकेंड ऑर्डर की तरफ अगर चले तो कंडीशन है हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, दैट इज टी हाफ इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई C0 इंटू K। तो आप देख सकते हो क्या होता है, यहाँ पे उल्टा होगा। आप जब 100 mg लिए थे तो 1 घंटा में वो आधा हो गया, 200 mg लिए आधा घंटा में ही वो आधा हो गया, 400 mg लिए 15 मिनट में वो आधा हो गया। तो आप देख रहे हो कि हाफ लाइफ कम होता जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ा रहे तो उल्टा हो रहा है, इट मीन्स इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आप 3 मेथड से जान सकते हो। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा इट विल बी ऑन फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि ड्रग स्टेबिलिटी का ही पार्ट 6 होगा। और ऐसे और वीडियोस बी फार्म डी फार्म रिलेटेड देखने के लिए आप मेरे चैनल के वीडियोस पर जाकर देख सकते हो। और साथ ही साथ मेरे वीडियोस को देखने के लिए हर वीक जब भी मैं पोस्ट करती हूँ आप क्या करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।